जब भी किसी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो उससे पहले बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पर हम उस म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं कि क्या वाकई में लॉन्ग टर्म में ये म्यूचुअल फंड हमें अच्छा रिटर्न दे पाएगा या नहीं। उन्हीं सभी पैरामीटर्स में से एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है AUM, जिसे आप एसेट अंडर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम फंड साइज भी होता है। अब बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा, ये दावा किया जाता है कि किसी म्यूचुअल फंड का अगर फंड साइज यानी AUM बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें रिस्क बढ़ता है और उसका रिटर्न रिस्पेक्टिवली कम हो जाता है उस म्यूचुअल फंड की तुलना में जिसका AUM कम है, जिसमें रिस्क भी आपका कम होगा और रिटर्न आपका लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में आपको हाई AUM यानी ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका फंड साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए? ऐसे तमाम मुद्दों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे जो कि AUM से जुड़े हुए हैं और बहुत डीपली ये वीडियो है और बहुत ही फैक्ट्स पर आधारित है, तो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपके भी मन में इस प्रकार की शंका उत्पन्न होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसकी सच्चाई जानने के लिए अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के टॉप AUM वाले म्यूचुअल फंड को हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लार्ज कैप को चुना हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लार्ज कैप में जो सबसे बड़ा AUM है वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, और सबसे बड़ा AUM ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप का है, ठीक है। और अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में टॉप परफॉर्मिंग रिटर्न के आधार पर अगर मैं अरेंज करता हूँ तो ICICI प्रूडेंशियल जो है वो टॉप 3 में आता है। वहीं पर मिड कैप कैटेगरी की बात करें और अगर AUM वाइज मैं यहाँ पर अरेंज करता हूँ तो मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे बड़ा AUM है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड का है, जो कि लगभग 77,500 करोड़ का है। और अगर रिटर्न वाइज मैं यहाँ पर अरेंज करूँ पिछले 5 साल के रिटर्न के हिसाब से, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे HDFC म्यूचुअल फंड का मिड कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है वो 7वें नंबर पर आता है रिटर्न के मामले में, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें और AUM वाइज मैं यहाँ पर अरेंज करता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे सबसे बड़ा AUM जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में वो लगभग 62,500 करोड़ का है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का। और अगर पिछले 5 साल के रिटर्न के हिसाब से मैं यहाँ पर अरेंज करता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो है वो टॉप 3 में शामिल है रिटर्न के मामले में। उसके बाद से अगर हम लोग फ्लैक्सी कैप कैटेगरी की बात करते हैं और AUM वाइज मैं यहाँ पर अरेंज करता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे सबसे बड़ा जो AUM है वो है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप का, जिसका AUM 82,441 करोड़ का है। अब अगर रिटर्न के मामले में फ्लैक्सी कैप कैटेगरी को मैं पिछले 5 साल के रिटर्न के हिसाब से अरेंज करूं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे पराग पारिक फ्लैक्सी कैप जो है वो टॉप 3 में शामिल है और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में AUM वाइज अगर हम लोग अरेंज करें, आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे मैं हाई AUM को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ हूँ। आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा टोटल AUM के मामले में जो सबसे बड़ा AUM है वो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का है, जो कि 96,536 करोड़ का है, लगभग 1 लाख करोड़ को ये टच करने वाला है। और अब अगर मैं रिटर्न वाइज यहाँ पर अरेंज करता हूँ पिछले 5 साल के रिटर्न के हिसाब से, आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड रिटर्न के मामले में नंबर 1 पर है। अभी आपने अलग अलग कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा AUM है उसका रिकॉर्ड आपने लाइव प्रूफ के तौर पर देखा। जैसे लार्ज कैप में ICICI सबसे ज़्यादा इनका AUM है, मिड कैप में HDFC का सबसे बड़ा AUM है, स्मॉल कैप में निपॉन का सबसे बड़ा AUM है, फ्लैक्सी कैप में पराग पारिक का सबसे बड़ा AUM है और बैलेंस में HDFC का सबसे बड़ा AUM है। और पिछले 5 साल के रिटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लार्ज कैप में ICICI प्रूडेंशियल 5 साल के रिटर्न के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। मिड कैप कैटेगरी में HDFC 5 साल के रिटर्न के मामले में 7वें नंबर पर आता है। स्मॉल कैप में निपॉन 5 साल के रिटर्न के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है। फ्लैक्सी कैप में पराग पारिक दूसरे नंबर पर आता है 5 साल के रिटर्न के हिसाब से, और बैलेंस में HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड पहले नंबर पर आता है। तो इन सब से आप देख करके समझ पाएंगे कि मिला जुला हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि हम इससे एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि जिसका हाई AUM है वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है या फिर बहुत बुरा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड भी आप देख पा रहे होंगे वो नंबर 1 परफॉर्म कर रहा है, जबकि हाई AUM है बैलेंस एडवांटेज फंड में। वहीं पर HDFC का ही मिड कैप कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 5 साल में 7वें नंबर पर आता है। हालांकि टॉप 10 में सभी शामिल हैं, टॉप 10 में सभी शामिल हैं। और अगर मिड कैप कैटेगरी को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो बाकी के जितने भी कैटेगरी की आप बात कर लीजिए, चाहे लार्ज की बात कर लीजिए, स्मॉल की बात कर लीजिए, फ्लैक्सी की बात कर लीजिए, बैलेंस की बात कर लीजिए, टॉप 3 में वो
म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका एयूएम सबसे बड़ा है, अगर मिड कैप कैटेगरी को इग्नोर कर दिया जाए तो। बाकी सारे कैटेगरी में अगर आप देखेंगे जो हाईएस्ट एयूएम म्यूचुअल फंड है उसका परफॉर्मेंस टॉप 3 में शामिल है। यहां तक के डिस्कशन के हिसाब से हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि हाई एवीएम बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में सारे हाईएस्ट एवीएम वाले म्यूचुअल फंड जो है वो टॉप 3 में शामिल हैं। तो आपके मन में अब यहां से समझ में आएगा कि हाई एवीएम बहुत निगेटिव पॉइंट नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाई एवीएम जब आपका हो जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहेगी। लेकिन क्या हाई एवीएम सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ ही इंडिकेट करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब एयूएम बढ़ता चला जाता है तो नो डाउट इसका इंपैक्ट पड़ता है, और किस तरीके से पड़ता है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हमने यहां पर अलग अलग कैटेगरी की बात की। पहला लार्ज कैप की हमने बात की थी, जिसमें स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स शामिल होंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर का होगा। ठीक है। उसके बाद से हमने बात करी मिड कैप स्टॉक्स की, मिड कैप कैटेगरी की, जिसका मिड कैप कैटेगरी में ऐसे स्टॉक शामिल होंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होगा। ठीक है। उसके बाद से हमने बात करी स्मॉल कैप कैटेगरी की। स्मॉल कैप कैटेगरी में ऐसे स्टॉक शामिल होंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे का होगा। उसके बाद से हमने बात करी थी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में। तो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में लार्ज, स्मॉल, मिड तीनों शामिल हो सकते हैं। इसके बाद से हमने बात करी बैलेंस एडवांटेज फंड में। तो बैलेंस में अगर आप देखेंगे तो बैलेंस में आपका इक्विटी भी होगा और साथ ही साथ आपका डेट भी होगा। तो इक्विटी और डेट में ये डायनेमिकली एसेट एलोकेट करते रहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में, यानी कभी इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा हो जाता है और कभी डेट का पोर्शन ज़्यादा हो जाता है। और इक्विटी में ये लार्ज भी रख सकते हैं, मिड भी रख सकते हैं और स्मॉल भी रख सकते हैं। तो इस वाले अगर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को देखें तो इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप जितना भी पैसा इसमें डालेंगे, जैसे अब अभी आपने देखा कि सारे कैटेगरी में जो हाईएस्ट एवीएम है उन सब में अगर हाईएस्ट की बात करें तो बैलेंस एडवांटेज फंड का जो एवीएम था वो सबसे बड़ा था, 96,000 करोड़ के आसपास था, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ को टच करने वाला है। ठीक है। तो यहां पर जितना भी आप पैसा डालेंगे वो सारे पैसे को डाइजेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा उनके पास ऑप्शन है फंड मैनेजर के पास कि इक्विटी में वो लार्ज में भी जा सकते हैं, मिड में भी और स्मॉल में भी, और उसके बाद से डेट में भी वो अपना एक्सपोजर रखेंगे। फ्लैक्सी कैप की जब बात की जाती है तो यहां पर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। उसके बाद से लार्ज कैप की बात की जाती है तो यहाँ पर भी 20,000 करोड़ से ऊपर का स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे पैसे को डाइजेस्ट किया जा सकता है। मिड कैप कैटेगरी की जब बात आती है तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा एयूएम होता है। लेकिन जब बात आती है स्मॉल कैप कैटेगरी की तो यहाँ पर जब एयूएम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो निश्चित तौर पर इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी में कोई एक म्यूचुअल फंड है जिसका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वो केवल 20 स्टॉक में केवल पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि इस स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कि एबीसी कोई म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, उसमें पोर्टफोलियो में टोटल 20 ही स्टॉक्स हैं और ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल से। जब रिटर्न ज़्यादा देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पैसा डालेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालेंगे तो उसका एयूएम क्या होगा? उसका एयूएम बढ़ जाएगा। अब जब एयूएम बढ़ जाएगा तो मजबूरी में इस एबीसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपना पोर्टफोलियो बड़ा करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। इससे पहले इन्होंने 20 ऐसे स्टॉक को चुना था जो कि मोमेंटम में था और अच्छा रिटर्न बना करके दे रहा था। चूंकि इन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे का ही होगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा अगर पैसा इसमें डाला गया तो बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड हो जाएगी। और जब भी मार्केट से पैसा निकालने की नौबत आएगी तो हो सकता है कि मार्केट से पैसा वो निकाल ही ना पाए, क्योंकि जब स्टॉक्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं तो जो एक्सचेंजेज होते हैं उसकी वजह से उनके द्वारा एक तरीके से होल्ड कर दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा अपना शेयर्स जो हैं वो सेल आउट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में पैसा निकालते समय दिक्कत आएगी। इस वजह से मजबूरी ये हो जाएगी कि ये एबीसी म्यूचुअल फंड जो है वो चाहकर भी अब 20 केवल स्टॉक में पैसे ना डाल करके उसे मजबूरी में और भी ज़्यादा स्टॉक्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? इसका रीज़न ये है कि अपना मान लीजिए कि अभी उसका मान लीजिए कि जब वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तब उसके पास 1,000 करोड़ का एयूएम था और अब मान लीजिए कि उसके पास 50,000 करोड़ का एयूएम है, 50,000 करोड़ का एयूएम है। तो जाहिर सी बात है अब उनको 20 स्टॉक से बढ़ा करके ज़्यादा स्टॉक में रखना पड़ेगा। हो सकता है वो 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है वो 100 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि अगर 50,000 करोड़ को केवल इस 20 स्टॉक में डाला गया
तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे ये हो जाएगा कि एक तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इस स्मॉल कैप का बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और हो सकता है कि अगले रीबैलेंसिंग में ये स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड जो स्टॉक हैं वो मिड कैप कैटेगरी में चले जाए। दूसरा इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अगर आप बहुत कम स्टॉक्स में अपना टोटल एयूएम का पैसा डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका जो एक कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट है, टॉप 5 या फिर टॉप 10 में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 50% या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इसमें से टॉप 5 वाले स्टॉक्स तेज़ी से नीचे गिरते हैं मार्केट करेक्शन के पीरियड में तो आपका आधा पैसा निगेटिव में जा सकता है। इस वजह से जब एयूएम बढ़ता है तो मजबूरी हो जाती है कि हमें नंबर ऑफ स्टॉक्स को भी बढ़ाना पड़ेगा पर्टिकुलर फंड मैनेजर के लिए। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी में एयूएम जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन लार्ज कैप, मिड कैप और बैलेंस फ्लेक्सी कैप में बात करेंगे तो वहां पर चूंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन ही इतनी ज़्यादा होता है उस सारे स्टॉक्स का कि बहुत ज़्यादा पैसा भी डाल दिया जाए तो बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है एबीसी कंपनी, एबीसी हमने यहाँ पर मान लिया था, मान लीजिए XYZ कोई स्टॉक है स्मॉल कैप कैटेगरी का जिसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ही मान लीजिए 1000 करोड़ का है। कितने का? 1000 करोड़ का। 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्योंकि वो 5000 करोड़ से नीचे है तो स्मॉल कैप कैटेगरी की एलिजिबिलिटी रखता है। अब मान लीजिए ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है और इसमें कोई एक एबीसी म्यूचुअल फंड है जो कि पैसा डाल रहा है और इसके पास 50,000 करोड़ का टोटल एयूएम है। अब क्या ये टोटल पैसा इसमें डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। ये अगर टोटल पूरा पैसा डाल दे, 50,000 करोड़ पूरा टोटल डाल दे तो ये एक तो इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का वो जो XYZ कंपनी थी वो 5,000 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा और एक्सीड करेगा तो इसका स्मॉल कैप कैटेगरी से निकल करके ये मिड कैप कैटेगरी में चला जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि अगर पूरा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। अगर मार्केट करेक्शन में ये स्टॉक गिरा तो आपका पूरा पैसा ही निगेटिव में चला जाएगा। इस वजह से बैलेंस बनाने के लिए मजबूरी हो जाती है कि अब एबीसी म्यूचुअल फंड जो है वो अपने पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट ना रख करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को शामिल करे और जब और ज़्यादा पैसा आएगा तो बार बार मजबूरी होगी कि अपने स्टॉक की संख्या बढ़ाया जाए। अब जब ज़्यादा स्टॉक बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इनका रिटर्न भी प्रभावित होगा क्योंकि अभी 20 स्टॉक में ये अपना पैसा डाल रहे थे, सारे मोमेंटम में थे तो बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे थे। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्टॉक में पैसा डाला गया, उसमें से कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे तो उस कंडीशन में रिटर्न जो है वो थोड़ा सा आपका निगेटिव तौर पर प्रभावित होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रिटर्न नहीं बना करके देगा, अभी मैं सारे टेक्निकल पॉइंट्स के आधार पर आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो यहां से आप समझ पाएंगे कि जब स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत बड़ा एयूएम हो जाता है तो मजबूरी में फंड मैनेजर को अपने स्टॉक्स में जो शेयर्स हैं, जो कंपनी के शेयर्स हैं, उनकी संख्या को बढ़ानी पड़ती है, स्टॉक्स को बढ़ाना पड़ता है। चलिए एक लाइव एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। स्मॉल कैप कैटेगरी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट एयूएम वाइज सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा सबसे बड़ा एयूएम जो है वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का है और दूसरे नंबर पर एयूएम के मामले में एसबीआई का स्मॉल कैप आता है। जबकि दोनों के बीच अगर एयूएम के बीच का अंतर देखेंगे तो लगभग डबल का यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर 34,000 का है और ये लगभग 62,000 का है। अब अगर यहाँ पर हाईएस्ट एयूएम वाले का अगर मैं आपको टोटल नंबर ऑफ स्टॉक दिखाऊँ इनके म्यूचुअल फंड में, ध्यान से देखिएगा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का टोटल नंबर ऑफ स्टॉक में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, इनका टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो 219 है। कितना? 219 है। अब एक बार मैं आपको एसबीआई स्मॉल कैप का दिखाने की कोशिश करता हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसबीआई स्मॉल कैप पर हम लोग आ चुके हैं और इनका जो फंड साइज था वो निपॉन इंडिया से लगभग आधा था और इनके होल्डिंग्स की बात करें, स्टॉक की बात करें तो सिर्फ 58 स्टॉक में ये पैसा रख रखे हैं। अगर निपॉन इंडिया चाहे तो क्या 58 स्टॉक में पैसा रख सकता है? नहीं रख सकता है। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एयूएम बढ़ता है तो मजबूरी में फंड मैनेजर को टोटल होल्डिंग को भी बढ़ानी पड़ती है, उनकी मजबूरी है क्योंकि चाहकर भी वो अपना पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रख सकते। और यहां पर रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा ये टोटल डिपेंड करता है उस फंड मैनेजर के काबिलियत के ऊपर। क्योंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे हाईएस्ट एयूएम होने के बावजूद भी, स्मॉल कैप कैटेगरी में होने के बावजूद भी, 1 साल में रिटर्न आप उसका देख लीजिए, 3 साल में रिटर्न देख लीजिए, 5 साल में रिटर्न देख लीजिए, लगातार उनका परफॉर्मेंस जो है वो टॉप पर बना हुआ है, जिससे आप समझ पाएंगे कि एयूएम से रिटर्न का बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। हाँ, स्टॉक पर डायरेक्टली इसका इंपैक्ट पड़ता है। अगर फंड मैनेजर सही से काम करे तो ज़्यादा एयूएम के साथ भी आपको हाईएस्ट रिटर्न बना करके दिया जा सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जिसका एयूएम मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। और अगर रिटर्न के मामले में मैं आपको दिखाऊं, पिछले 1 साल के रिटर्न के हिसाब से अरेंज करता हूं तो
मोतीलाल ओसवाल नंबर 1 परफॉर्मर है 1 साल के रिटर्न के मामले में। अगर मैं 3 साल का रिटर्न दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, 3 साल के रिटर्न के मामले में भी मोतीलाल ओसवाल जो है वो नंबर 1 पर ही है। और अगर 5 साल के रिटर्न के हिसाब से अरेंज करूं, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल नंबर 2 पर है परफॉर्मेंस के मामले में। तो अगर एक बार मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक्स और HDFC मिड कैप के स्टॉक्स की संख्या अगर हम लोग देखें और यहाँ पर आपको टोटल AUM की भी बात कर लें, तो मोतीलाल का जो AUM है वो लगभग 18,500 करोड़ का है। वहीं पर HDFC का जो AUM है मिड कैप कैटेगरी में वो लगभग 77,500 करोड़ का है। तो AUM के मामले में तो कहीं पर भी टक्कर ही नहीं है। तो एक बार पहले HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी के टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की संख्या देखेंगे और उसके बाद से मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक की संख्या देखेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड पर हम लोग आ चुके हैं और इनके नंबर ऑफ स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, इनका जो टोटल स्टॉक होल्डिंग है वो 75 स्टॉक में ये पैसे को डाल रहे हैं, 75 स्टॉक में। जबकि HDFC के बाद हमने रिटर्न के मामले में देखा था कि मोतीलाल ओसवाल 1 साल, 3 साल, 5 साल में लगातार इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर उनके नंबर ऑफ स्टॉक की हम लोग बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फंड पर हम लोग आ चुके हैं। और अब अगर इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स की हम लोग बात करें, आप नंबर ऑफ स्टॉक देख करके चौंक जाएंगे। इनमें टोटल जो स्टॉक में होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 23 में है। यहां से आप समझ पाएंगे कि मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी वो उन्हीं स्टॉक में केवल पैसे डाले हुए हैं जो कि मोमेंटम में है और जो कि इस समय अच्छा रिटर्न बना करके दे रहा है। अगर इनका AUM आज के डेट में 18,500 करोड़ का है, अगर ये भी HDFC के बराबर लगभग 17,500 करोड़ के बराबर हो जाए, तो क्या केवल 23 स्टॉक में पैसे को डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। मजबूरी में इनको अपनी होल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा। यही अंतर होता है हाई AUM और लो AUM में। यहाँ पर लो AUM वाला अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रख सकता है कुछ ही स्टॉक में, जबकि हाई AUM वाला चाहकर भी अपना पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रख सकता। उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसके नंबर ऑफ होल्डिंग्स को बढ़ाया जाए, और जब नंबर ऑफ होल्डिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा स्टॉक आएंगे, और ज़्यादा स्टॉक आएंगे तो उसमें कुछ स्टॉक चलेंगे, कुछ स्टॉक नहीं चलेंगे। उस कंडीशन में आपका रिटर्न जो है वो थोड़ा सा एवरेज हो जाता है। वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड जो स्टॉक्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स की संख्या कम होती है, वहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। लेकिन अगर फंड मैनेजर में काबिलियत रही तो ज़्यादा AUM के साथ भी, ज़्यादा स्टॉक के साथ भी वो आपको अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। निपॉन के कंडीशन में हमने देख लिया है। इसी तरीके से अगर बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें और यहाँ पर AUM वाइज मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने आपको दिखाया था कि सबसे बड़ा AUM जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ टच होने वाला है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का, ठीक है। और अगर रिटर्न वाइज मैं सेलेक्ट करता हूँ और 5 साल का रिटर्न मैं देखता हूँ, और 5 साल के रिटर्न के हिसाब से अगर देखें तो दूसरे नंबर पर आता है बड़ौदा BNB बैलेंस एडवांटेज फंड। इनका AUM अभी काफ़ी कम है, तो एक बार इनके AUM में स्टॉक की संख्या देखते हैं और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में जिनका AUM लगभग 1 लाख करोड़ का होने वाला है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक की संख्या को देख करके हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बड़ौदा BNB बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका टोटल AUM आप अपने स्क्रीन पर देखिए लगभग 4,000 करोड़ का है, 4,000 करोड़ का है। और इस कम AUM के साथ इन्होंने जो अपनी होल्डिंग्स रख रखी है वो केवल 133 स्टॉक्स में रख रखी है। जबकि अगर हम लोग बात करें HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें 1 लाख करोड़ को AUM टच करने वाला है, उसमें होल्डिंग की अगर बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देखिए HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड पर हम लोग आ चुके हैं और इनका AUM लगभग 96,500 करोड़ का है। और इनके टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग की बात करें तो इनकी होल्डिंग देख करके आप चौंक जाएंगे, लगभग 404 स्टॉक में ये पैसे डाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आप इसको देख करके कंफ्यूज मत हो जाएगा कि स्मॉल कैप में बैलेंस से तुलना करने लगिए या फिर लार्ज कैप का मिड से तुलना करने लगिए। एक कैटेगरी का एक ही कैटेगरी से तुलना किया जा सकता है। अब यहाँ पर 404 स्टॉक की बात नहीं हो रही है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि कारपोरेट बॉन्ड्स और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, चूंकि ये एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसमें डेट में भी इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये 404 जो काउंट किया जा रहा है वो डेट और इक्विटी दोनों को मिलाकर के काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां से आप समझ पाएंगे, जैसे अभी मैंने बड़ौदा BNB का दिखाया तो उसमें भी डेट और इक्विटी दोनों है, क्योंकि वो बैलेंस एडवांटेज फंड है, जबकि उसमें कितना था 100 समथिंग था और यहाँ पर 400 है। क्यों है यहाँ पर ज़्यादा? क्योंकि इनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि 1 लाख करोड़ को ये AUM टच करने वाला है और 100 समथिंग में इन सारे पैसे को डाइजेस्ट किया ही नहीं जा सकता चाहकर भी, इसलिए इनकी मजबूरी हो गई है कि इनको अब नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब जब नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा बढ़ेगा तो इसमें मजबूरी हो गई कि अगर कोई स्टॉक नहीं भी परफॉर्म कर पा रहा है उसमें भी पैसा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि
कहाँ पैसा रखेंगे, कितना कैश होल्ड करके रखेंगे? ज़्यादा कैश होल्ड करके भी नहीं रख पाएंगे, आपकी मजबूरी है, क्योंकि मार्केट से अच्छा रिटर्न भी बना करके देने का प्रेशर फंड मैनेजर के ऊपर होता है। इसलिए नंबर ऑफ स्टॉक की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है अगर टोटल एयूएम की संख्या बढ़ती है। यहां पर नंबर ऑफ स्टॉक अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न कम मिलेगा। अगर फंड मैनेजर में काबिलियत रही तो ज़्यादा स्टॉक के साथ भी आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है। ये टोटल डिपेंड करेगा उस फंड मैनेजर के काबिलियत के ऊपर। लेकिन हाँ, ज़्यादा स्टॉक हुआ तो निश्चित तौर पर रिटर्न जो है वो एवरेज आने का संभावना रहता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर काबिल हुआ तो नो डाउट आपको ज़्यादा रिटर्न भी बना करके दे सकता है। स्मॉल कैप कैटेगरी तो यही बता रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो एवीएम हाई हो रहा है या फिर लो हो रहा है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपके मन में कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको हाई एवीएम की तरफ ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस वजह से क्योंकि कई बार लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने लगता है जब आप लो वॉल्यूम वाले या फिर लो एवीएम वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा हैवी करेक्शन आ गया और सभी लोग एक साथ पैसा निकालने लगे, तो अगर आपका ज़्यादा एवीएम है तो वहाँ पर पैसे को रिडीम करने पर आपको बहुत बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर अगर जिनका एवीएम कम है वहाँ पर कुछ दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा रुक जाएगा या फिर फंस जाएगा, कुछ दिन के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इस वजह से एवीएम को लेकर के बहुत कंसर्न नहीं रहना कि आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये टोटल डिपेंड करता है उस फंड मैनेजर के ऊपर कि वो कैसे आपके फंड को मैनेज कर रहा है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।